हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही दुर्गम और कटे हुए इलाके में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था यमपुर। इस गांव का जिक्र होते ही आसपास के लोग सिहर उठते थे। सूरज की रोशनी में तो ये गांव बिल्कुल आम दिखता था, लेकिन जैसे ही दिन ढलता पूरा गांव एक अनजाने डर की गहरी चादर ओढ़ लेता था। खास तौर पर जब रात का सन्नाटा गहराता तब किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि घर की दहलीज पार करे। ऐसा नहीं था कि लोगों का डर काल्पनिक था, बल्कि इसके पीछे कई ऐसी रूहानी घटनाएं थीं जिनके गवाह खुद वहां के निवासी थे। यमपुर गांव में बिजली की कटौती होना एक आम बात थी। अक्सर सूरज डूबते ही गांव अंधेरे में डूब जाता था। ऐसे में लोग लालटेन, दिए और मशालों के सहारे अपना गुजारा करते थे। गर्मी और भारी उमस के कारण गांव वाले घरों के बाहर बैठना और सोना पसंद करते थे, और जब भी बिजली कटती गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर गांव के बीचों बीच लगे एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो जाते थे। आज भी हमेशा की तरह लाइट चली गई है। चलो अच्छा ही है, कम से कम इसी बहाने सब साथ बैठकर गुफ्तगू तो कर लेते हैं। हाँ, लेकिन अगर आज रघुनाथ बाबा नहीं आए तो महफिल अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल सही कहा। उनके डरावने किस्से सुने बिना रात की नींद पूरी नहीं होती। गांव के जवान लड़के आज भी उसी बुजुर्ग का इंतजार कर रहे थे, जिनकी बातें सुनकर दिल में खौफ भी पैदा होता था और सुनने में मजा भी आता था। वे शख्स थे रघुनाथ बाबा। कुछ ही पलों में अंधेरे को चीरती हुई एक पुरानी लकड़ी की छड़ी की खट खट सुनाई दी। क्या हाल चाल है बच्चों? लगता है आज फिर मेरा ही रास्ता देख रहे थे तुम सब। हाँ बाबा, आपके बिना ये रात और ये सन्नाटा खाली खाली सा लगता है। बाबा, जो किस्से आप हमें सुनाते हैं, क्या वो वाकई आपकी आप बीती है या फिर महज एक कहानी? बेटा, मैं इस पूरे इलाके का सबसे उम्र दराज आदमी हूं। मेरी उम्र 70 साल से भी ऊपर है। अपनी जवानी में सरकारी काम के सिलसिले में मैंने कई अनजाने गांव और शहर देखे हैं। मैं जो कुछ सुनाता हूं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी में घटी सच्ची घटनाएं हैं। तो बाबा, क्या आपने अपनी इन आंखों से सच में कभी किसी रूह या प्रेत को देखा है? देखा है बेटा, और बहुत करीब से देखा है। ये उस समय की बात है जब मैं जवान था और मेरी उम्र करीब 25 साल रही होगी। मेरी नौकरी तब हिमाचल के ही एक दूर दराज गांव में थी। बरसात का भयानक मौसम था। उस दिन जब रघुनाथ सरकारी दवाखाने से बाहर निकले तब तक आसमान साफ था और बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। एक मरीज की हालत बहुत नाजुक थी और उसे फौरन दवा देना जरूरी था। मेरे साथ मेरा एक और सहयोगी आने वाला था, लेकिन उसके घर में कुछ मेहमान आ गए थे, जिसकी वजह से वो मेरे साथ नहीं चल पाया। इसीलिए मैं अकेले ही उस मरीज के लिए दवा लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं रास्ते पर आगे बढ़ा, अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। चारों तरफ कीचड़, फिसलन और घना अंधेरा छा गया। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें कानों में चुभ रही थी, पर सिर छिपाने के लिए दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं था। बस हर तरफ तेज हवाएं और गिरती बूंदें थी। पर रघुनाथ रुका नहीं। उसे जल्द से जल्द बीमार शख्स के पास पहुंचना था, क्योंकि उसकी हालत गंभीर थी। आगे बढ़ते ही एक पथरीला रास्ता दिखाई दिया जो सीधे घने जंगल के बीच से गुजरता था। गांव वालों ने मुझे कई बार चेतावनी दी थी कि रात के वक्त उस रास्ते का इस्तेमाल मत करना, लेकिन मरीज की जान बचाने के लिए वो रास्ता चुनना मेरी मजबूरी थी। जैसे जैसे रघुनाथ उस पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, माहौल और भी ज्यादा भयावह होता जा रहा था। बारिश की वजह से रास्ता पूरी तरह भीग चुका था। तेज बारिश से बचने के लिए रघुनाथ एक पुराने और टूटे हुए खंडहर के नीचे रुके। तभी अचानक एक आदमी भागता हुआ आया और उसी खंडहर में आकर छिप गया। इस भयंकर बारिश में आगे कदम बढ़ाना ठीक नहीं है, यही रुकना बेहतर होगा। हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं। वैसे आपको जाना कहाँ है? मुझे पास के ही गांव तक जाना है। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी। उमड़ घुमड़ कर बादल छाए, कोई भी अब बच न पाए। उमड़ घुमड़ कर बादल छाए, कोई भी अब बच न पाए।
वह आवाज इतनी करीब थी मानो कोई बिल्कुल कान के पास आकर फुसफुसा रहा हो। दोनों घबराकर बांस के एक घने झुरमुट वाले जंगल में पहुंच गए। अंधेरा इतना घना था कि रास्ता सिर्फ अंदाजे से तय करना पड़ रहा था। तभी आसमान में बिजली कड़की और पेड़ों के बीच एक छोटी लड़की खड़ी दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो पूरी तरह खून से सनी हुई थी। उसे देखते ही दोनों के होश उड़ गए और वे वहां से पागलों की तरह भागने लगे। डर के मारे दोनों की सांसें फूल रही थी। भागते भागते वे वापस उसी पुराने खंडहर के पास आ गए। ऊपर से लगातार जोरदार बारिश हो रही थी। वो थमने का नाम नहीं ले रही थी और वही खौफनाक आवाज बार बार गूंज रही थी। उमड़ घुमड़ कर बादल छाए, कोई भी अब बच ना पाए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ रुकना सुरक्षित है। चलो यहाँ से निकलते हैं। हाँ, मुझे भी यही डर सता रहा है। दोनों फिर से आगे बढ़े। चलते चलते रास्ते के किनारे उन्हें एक बैलगाड़ी खड़ी दिखाई दी। उन्हें देखकर दोनों की जान में जान आई। उन्होंने फुर्ती से उस बैलगाड़ी को संभाला और उन पर सवार हो गए। बैलगाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। वो डरावनी आवाज अब धीमी होने लगी थी, पर बारिश अब भी वैसी ही थी। बेटा, अगर उस वक्त वो बैलगाड़ी हमें न मिलती तो हमारा बचना नामुमकिन था। वे हमारे लिए किसी फरिश्ते की तरह आईं, वरना हम वहीं मारे जाते। उसी समय दो नए युवक वहां आए और रघुनाथ बाबा के पास आकर खड़े हो गए। कौन हो तुम दोनों? पहले कभी इस गांव में तुम्हें देखा नहीं? बाबा, हम इस गांव में नए आए हैं। घर की बिजली चली गई थी तो सोचा बाहर टहल लें। बाबा, क्या आप कोई कहानी सुना रहे हैं? हमें भी सुनाइए। बहुत दिनों से कोई डरावनी बात नहीं सुनी। ठीक है बेटा, पर ध्यान रहे, ये कोई कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो बरसों पहले मेरे साथ घटी थी। जोरदार बारिश में सड़क पर बैलगाड़ी तेजी से भाग रही थी। आसमान में काले बादलों का डेरा था, पर अजीब बात यह थी कि हवा बिल्कुल स्थिर और शांत थी। सिर्फ बारिश की मोटी बूंदें जब जमीन से टकराती थीं, तो एक खौफनाक आवाज पैदा हो रही थी। रघुनाथ बैल हाँकते हुए बुरी तरह हाफ रहा था। उसके कपड़े तरबतर थे। वो अजनबी बार बार गर्दन घुमाकर पीछे देख रहा था। उसकी नजरें अंधेरे में कुछ तलाश रही थी और फिर वो झटके से सामने की ओर देखने लगता। बारिश उसके चेहरे को भिगो रही थी, पर उसकी निगाहें बार बार पीछे घने जंगल की ओर ही जा रही थी। रघुनाथ पूरी ताकत से बैलों को दौड़ा रहा था। सांसें उखड़ रही थी, लेकिन रफ्तार कम नहीं हो रही थी। कीचड़ भरी सड़क पर बैलगाड़ी डगमगा रही थी, लेकिन रघुनाथ का संतुलन सिर्फ उस डर की वजह से बना हुआ था। रास्ता बिल्कुल वीरान था और जंगल इतना करीब था मानो कोई अदृश्य ताकत उनके साथ साथ चल रही हो। बाबा, पर वो अजनबी आपके साथ क्यों आ रहा था? उसका गांव तो नजदीक ही था और उसके पास तो सवारी भी थी। हाँ बाबा, विकास की बात में दम है। क्या वो उस साए के डर से अपने घर का रास्ता भूल गया था? नहीं बेटा, वो आदमी रूहानी तौर पर टूट चुका था। उस लड़की की डरावनी छवि उसके जहन में बैठ गई थी और जिस रास्ते पर वो लड़की खड़ी थी वही उसके गांव जाने का इकलौता रास्ता था। इसी डर के मारे वो मेरे साथ आ रहा था। फिर आगे क्या हुआ बाबा? बेटा, हम जैसे तैसे उस बीमार शख्स के घर पहुंचे। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन रास्ता अब भी कीचड़ से लथपथ था। गांव के बिल्कुल अंत में एक जर्जर सा मकान था। दीवारों पर सीलन के काले धब्बे थे और छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं। मैंने किसी तरह मरीज को खटिया पर लिटाया। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी और आंखें आधी खुली थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख रहा हो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसका उपचार शुरू किया। दवा देते समय उसके शरीर में एक अजीब सी थरथराहट थी। कमरे के भीतर ऐसी ठंडक थी जिसे महसूस कर रोंगटे खड़े हो जाएं, जबकि बाहर का मौसम सामान्य हो चुका था। मरीज की पत्नी खामोशी से एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में बेतहाशा थकान और दहशत साफ झलक रही थी। इलाज पूरा होने के बाद उसने बिना कुछ कहे हमें बैठने का इशारा किया और कुछ ही देर में हमारे लिए चाय ले आई।
चाय की भाप उठ रही थी, लेकिन कप को छूते ही उंगलियों में एक बर्फीली ठंडक का एहसास हुआ। पूरे घर में कोई शोर नहीं था, न किसी परिंदे की आवाज, न कोई और आहट। बस दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी थी जिसकी सुइयां ठहरी हुई थी। मैंने गौर किया कि मरीज अब शांत था, पर उसकी नजरें बार बार कमरे के उस अंधेरे कोने की ओर जा रही थी जहां रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। चाय पीते वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से कोई बहुत धीमी गति से गुजरा हो। न कोई साया साफ दिखा, न कोई आहट हुई, बस एक सिहरन महसूस हुई। तभी मरीज की पत्नी अचानक उठी और उसने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से कुंडी लगने की आवाज आई, लेकिन कमरे के अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यह मामला सिर्फ शारीरिक बीमारी का नहीं था। मैंने घड़ी की ओर देखा, वक्त अभी भी वहीं रुका हुआ था। मरीज अब बिल्कुल स्थिर था, पर उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसे उसे मालूम हो कि जो यहां मौजूद है वो अब हमें देख रहा है। हमने बिना एक शब्द बोले एक दूसरे की ओर देखा। चाय का आखिरी घूंट गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उस घर में हम मेहमान नहीं थे, बल्कि हम एक रुके हुए समय के दायरे में कैद हो चुके थे। जैसे ही हमने वहां से निकलने की बात कही, उस महिला ने कहा, वैद्य जी, अब आधी रात हो चुकी है। इस वक्त वापस जाना आपके और आपके साथी के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि हमारे गांव की सीमाओं पर रात में रूहें पहरा देती हैं। बेहतर यही होगा कि आप आज की रात हमारे ही घर में विश्राम करें। बेटा, मैंने उस औरत की चेतावनी मान ली और वहीं रुकने का फैसला किया। मेरे साथ जो अजनबी था वो भी इस बात पर राजी हो गया। हम दोनों जानते थे कि अगर हम उस वक्त वहां से निकलते तो हमें फिर से उसी खौफनाक रास्ते, उसी सन्नाटे और उसी रूहानी साये का सामना करना पड़ता। हम उस रात सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि हम बाहर नहीं निकले, वरना वो रास्ता हमें दोबारा कभी जिंदा वापस नहीं आने देता।